अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ सीखने जा रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बच्चों, इसके जो लर्निंग आउटकम्स हैं इसमें हम स्टेटमेंट और इसी तरह आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन और फाइनली हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के जो मेन रिजल्ट है उसको डिराइव करेंगे। सो देखिए बच्चों, जो मोमेंटम है वो दो तरह के हो सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम भी है और लीनियर मोमेंटम भी है। लीनियर मोमेंटम जिसका ताल्लुक सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के साथ होता है और वन डायमेंशनल वे में जो ऑब्जेक्ट्स के साथ रिलेटिव फिनोमेना हम डील कर रहे होते हैं। और जो एंगुलर मोमेंटम है ये रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए हम इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। हम स्टेटमेंट से आगाज करते हैं। इसमें जो वर्ड कॉन्जर्वेशन है इसका मतलब होता है महफूज रहना, कांस्टेंट रहना, सेम रहना। तो हम दो सिस्टम इमेजिन करेंगे, उसमें दो बॉल्स की आपस में कोलिजन्स को परफॉर्म करवाया जाएगा और अगर सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी तो हम देखेंगे सिस्टम का टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। तो स्टेटमेंट इसकी कुछ यूं होगी कि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम is always remains constant। अगर सिस्टम आइसोलेटेड होगा तो उसमें जो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। बच्चों, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे सीखने को है कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या है। अभी हम ब्रीफली इसको देखने जा रहे हैं। बच्चों, आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसे सिस्टम को बोला जाएगा जिसके ऊपर एक्सटर्नली कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही होगी। अगर किसी सिस्टम पे कोई फोर्स एक्सटर्नली एक्ट नहीं कर रही तो देन उस सिस्टम को, स्पेसिफिक सिस्टम को आप आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। तो डेफिनेशन से आगाज करेंगे कि आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है, अ सिस्टम ऑन विच नो एक्सटर्नल एजेंसी exerts any force। अगर एक सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नली कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो आप उसे आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये जो सिस्टम का वर्ड है आपको इसका भी पता होना चाहिए। सिस्टम हम कह रहे होते हैं कि सर्टेन बाउंड्री के अंदर अगर कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स या पार्टिकल्स इंटरेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और आउटसाइड कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रही या आउटसाइड कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो हमारे सिस्टम के अंदर मौजूद चीज़ों को या एक सर्टेन बाउंड्री के अंदर मौजूद चीज़ों को डिस्टर्ब कर सके, तो वो ऐसे स्पेस को हम सिस्टम कह रहे होते हैं। तो उसी की हमने बात की है कि अगर हमारी बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नली फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो फिर उसका जो ऐसे सिस्टम की डिफाइन है वो आप आइसोलेटेड सिस्टम की तरह करेंगे। क्या इसकी कोई एग्जांपल हो सकती है? एग्जांपल बच्चों इसकी ये है कि आप सर्टेन गैस मॉलिक्यूल्स को एक ग्लास वेसल के अंदर इनक्लोज कर दें और टेम्परेचर आप कांस्टेंट रखें। अब ग्लास वेसल में जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपस में भी इंटरेक्शन परफॉर्म करेंगे, वॉल्स ऑफ द ग्लास वेसल के साथ भी इंटरेक्शन करेंगे, लेकिन एक्सटर्नली कोई भी उनके ऊपर फोर्स एक्ट नहीं कर रही होगी। और जब किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट करेगी तो देखते हैं उसका मोमेंटम का रिजल्ट क्या बनता है, देन हम इसे डिराइव करेंगे। बच्चों, हमने ये कहा है आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके ऊपर एक्सटर्नली कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी और हम ये चीज़ ऑलरेडी जानते हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर इम्पल्स वाले में कवर की थी कि फोर्स और मल्टीप्लाई बाय टाइम ये इक्वल होता है चेंज इन मोमेंटम के। ये हमने मोमेंटम और सेकंड लॉ ऑफ मोशन को रीअरेंज किया, टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ बाय टी इज इक्वल टू डेल पी। अब आप देखिए, हमने ये कहा है कि आइसोलेटेड सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स हमारी जीरो एक्ट कर रही होती है, सो फोर्स एक्सटर्नल इक्वल्स जीरो। आप यहाँ जीरो पुट कीजिए
तो आपको जो आंसर मिलेगा दैट इज 0 इज इक्वल टू डेल्टा पी, या डेल्टा पी को आप चेंज इन मोमेंटम कहते हैं, तो हम इसे यूँ लिख सकते हैं एम वी एफ, या सिंपली आप मोमेंटम की मेन रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे लिख दीजिए। डेल पी को आप लिख सकते हैं पी एफ यानी कि फाइनल मोमेंटम, और माइनस इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स 0। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये जो फॉर्मेट आपको मिला है इसको आप जस्ट रीअरेंज कीजिए। तो इनिशियल मोमेंटम नेगेटिव साइन के साथ राइट हैंड साइड पे मूव करेगा, तो ये रिजल्ट कुछ यूँ बन जाएगा, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि सम ऑफ ऑल द इनिशियल मोमेंटम्स इक्वल टू सम ऑफ ऑल द फाइनल मोमेंटम्स। तो देखिए हमने आइसोलेटेड सिस्टम में ये देखा कि जब किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही होगी, उसका जो टोटल मोमेंटम इनिशियल है और जो टोटल मोमेंटम फाइनल है ये इक्वल रहेगा। एग्जाम्पल की बात करें आइसोलेटेड सिस्टम की, आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स of a gas in a glass vessel at constant temperature। अगर गैस मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट टेम्परेचर में किसी ग्लास वेसल के अंदर इनक्लोज्ड होंगे, इसको आप यूँ लिख सकते हैं कि लेट से ये ग्लास वेसल है और इसमें ये मौजूद है लेट से मॉलिक्यूल्स, और ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ये रेंडमली मूव कर रहे होते हैं, और गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं ये म्यूचुअल इंटरेक्शन भी करेंगे, यानी कि एक दूसरे के ऊपर भी फोर्स एग्जर्ट कर रहे होते हैं, कोलिजन कर रहे होते हैं, और वॉल्स के साथ भी कोलिजन कर रहे होते हैं। लेकिन एक्सटर्नली बाहर से अगर आप देखें इस पे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही, यानी कि जस्ट इंटरनल हैपनिंग्स है। तो ये जो इस तरह का सिस्टम होगा इसको आप आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। अभी हम एक एग्जांपल की तरफ बढ़ रहे हैं जिससे हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को जस्टिफाई करना है। तो ज़रा देखिए, आप ये इमेजिन कर लीजिए, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो आप ये इमेजिन कर लीजिए कि लेट्स से वी हैव अ सिस्टम इन विच first ball having mass m1 that is moving with initial velocity v1 in that direction, and second ball having mass m2 that is moving with certain velocity v2 in the same direction। उसी डायरेक्शन में ये मूव कर रही है जिसमें m1 मूव कर रही है। अब कंडीशन ये है, हमने कोलिजन शो करनी है और कोलिजन के लिए हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को जस्टिफाई करेंगे। वो जो कंडीशन ये है कि लेट्स से v1 वेलोसिटी इज ग्रेटर देन v2, इनके फर्स्ट की वेलोसिटी ग्रेटर हो जाती है बाय सम मींस और सेकंड वाले वेलोसिटी से। इसी तरह तो कोलिजन होगी, अगर इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी तो ये जाके इसको कोलाइड कर लेगा। अच्छा जी, देन क्या होता है कि ये वाला जो मैस है ये जाके इसके साथ स्ट्राइक करता है, और स्ट्राइकिंग कुछ यूं शो होगी कि दैट इज m2 एंड दिस वन इज m1। अब यहां पे क्या हुई है, इनकी कोलिजन, देखिए ये आपस में टकरा गए हैं। अब जब इनकी कोलिजन होगी तो जस्ट एट द पॉइंट ऑफ कोलिजन अगर आप गौर करें तो ये वाला मैस दैट इज, इसको हमने m1 कहा हुआ है, दैट वन इज मैस m2। अब जब ये m1 जाके m2 के साथ स्ट्राइक करेगा तो ये इसको अपनी कुछ वेलोसिटी ट्रांसफर कर देगा, मतलब जस्ट एट द पॉइंट ऑफ कोलिजन ये जाके इसके साथ टकराएगा और इसके ऊपर कुछ फोर्स एक्सर्ट करेगा। एज अ रिजल्ट ये जो m2 है, अच्छा ये देखिए एक्शन और रिएक्शन का कॉन्सेप्ट आपने माइंड में रखना है कि m1 m2 के ऊपर जाके स्ट्राइक करेगा तो ये कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा है, और एज अ रिजल्ट m2 m1 के ऊपर भी एक फोर्स लगाएगा। बट ये m1 m2 को अपनी फोर्स एक्सचेंज होने के दौरान
ये अपनी एनर्जी और मोमेंटम वैल्यूज ट्रांसफर कर देगा। एज अ रिजल्ट M2 मास ज्यादा वेलोसिटी के साथ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और M1 की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन ये थोड़ी कम हो जाएगी। तो जरा देखिए, इसको हम यूं लिख सकते हैं। फर्स्ट सिचुएशन तो आप देखें कि M2 जो M1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, दैट फोर्स इज लेट्स से F प्राइम, और M1 ने जो M2 के ऊपर फोर्स लगाई है इसको आप F कह दीजिए। अब देखिए, M2 ने M1 पे जो रिएक्शन फोर्स लगाई दैट इज F प्राइम, और M1 ने जो M2 पे लगाई दैट इज F। और हम ये बात जानते हैं कि एक्शन और रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। तो यहाँ पे एक चीज आपने माइंड में रखनी है कि F फोर्स और F प्राइम फोर्स ये दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। सो ये चीज आपने माइंड में रखनी है। यहाँ से आप एक और छोटा कॉन्सेप्ट देखिए कि अगर आप नेगेटिव F प्राइम को इस साइड पे मूव करवाते हैं तो ये बन जाएगा जी F प्लस F प्राइम इक्वल 0, यानी कि सम ऑफ ऑल द नेट फोर्सेस इज इक्वल टू 0। दैट्स वाई हम इसको कह रहे हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को जस्टिफाई करेगा, क्योंकि एक्सटर्नली कोई फोर्स इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे देखिए, अब जब कोलिजन हो जाएगी तो कोलिजन के बाद ये जो M2 मास है ये न्यू वेलोसिटी के साथ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा, दैट इज M2। और ये आफ्टर कोलिजन, देखिए कोलिजन से पहले वेलोसिटी थी V2, आफ्टर कोलिजन आप इसको कह दीजिए V2 प्राइम। और इसी तरह जो M1 है ये V1 प्राइम वेलोसिटी के साथ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। इस पॉइंट पे आपको ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि V2 प्राइम जो है ये ग्रेटर है V1 प्राइम से, क्योंकि V2 प्राइम की वेलोसिटी में अभी इजाफा हो चुका है और V1 प्राइम की वेलोसिटी में थोड़ी कमी आ जाएगी। एज अ रिजल्ट की बॉडी कुछ V1 प्राइम वेलोसिटी से बैक डायरेक्शन में थोड़ा पीछे रह जाएगी और ये V2 प्राइम वेलोसिटी जो कि ज्यादा है इससे आगे बढ़ जाएगी। अब एक सिचुएशन आपके सामने ड्रॉ हो चुकी है कि M1 M2 के साथ टकराया चूंकि इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, और देन यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर इन्होंने फोर्सेस का एक्सचेंज किया, और एक्सचेंज होने के बाद जो दूसरा ऑब्जेक्ट है इसकी वेलोसिटी में कुछ सर्टेन वैल्यू का इजाफा हो गया। तो V2 इनिशियली अगर आप देखें तो V1 V2 से ग्रेटर है, आफ्टर कोलिजन दूसरे की वेलोसिटी अब पहले से ग्रेटर है, एज अ रिजल्ट वो फॉरवर्ड मूव कर जाता है। तो यहाँ हमने एक कोलिजन को परफॉर्म करवाया है और टारगेट क्या है वो जरा आप देख लीजिए। देखिए, M1 V1 ये इनिशियल और फाइनल हैपनिंग्स की हम बात कर रहे हैं। ये देखिए, ये है बिफोर कोलिजन और ये है आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन अगर आप देखें तो M1 V1 इस M1 मास का मोमेंटम है, M2 V2 इस M2 मास का मोमेंटम है। और इसी तरह अगर आप आफ्टर कोलिजन देखें M1 V1 प्राइम M2 V2 प्राइम, ये फाइनल कोलिजन के बाद जो मोमेंटम्स हैं। तो वैल्यूज अगर आप देखें M1 V1 प्लस M2 V2 ये इनिशियल मोमेंटम्स है। फाइनली अगर आप देखें M1 V1 प्राइम प्लस M2 V2 प्राइम, तो हमने ये रिलेशन को जस्टिफाई करना है कि इनिशियल और फाइनल मोमेंटम्स ऑफ द सिस्टम ये इक्वल रहते हैं जब किसी कोलिजन में आप देख रहे हों कि एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व ना हो। सो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम डिराइव करेंगे बहुत ही एक सिंपल कॉन्सेप्ट, इम्पल्स के कॉन्सेप्ट से, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। वी नो दैट, हमने ये पढ़ा हुआ है कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम इक्वल होता है चेंज इन मोमेंटम के, और आप चेंज इन मोमेंटम को यूं लिख सकते हैं, यानी कि इसको अगर आप सिंपल फार्मूला वाइज देखें, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, या यू कैन सिंपली राइट एज MVF माइनस MVI, ठीक है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो ये एक सिंपल रिजल्ट है जिसमें हम फोर्स और टाइम, फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम को रिलेट करने जा रहे हैं। तो इस इक्वेशन को आप एज लीडिंग इक्वेशन लेंगे। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट देखिए, इसमें ड्यू टू मास M1 मास की वजह से हमने जो यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है वो जरा देखिए। ये देखिए, M1 मास के लिए
कि M1 जाके M2 के साथ जब स्ट्राइक कर रहा है तो उस सिचुएशन में जो M1 के ऊपर M2 ने फोर्स एक्सर्ट की है दैट इज F प्राइम। तो आप इसको सिंपली लिख सकते हैं F प्राइम मल्टीप्लाई बाय T इक्वल्स, अब देखिए हम जस्ट M1 मैथ की बात कर रहे हैं, तो M1 का राइट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, M1 और VF फाइनल वेलोसिटी ऑफ M1 मैथ। देखिए इनिशियल वेलोसिटी थी V1, फाइनल वेलोसिटी है V1 प्राइम, तो यू कैन सिंपली राइट एज V1 प्राइम। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनल मोमेंटम ऑफ मैथ M1। इनिशियल मोमेंटम अगर आप देखें तो MVI है, आप इसको सिंपली लिख सकते हैं, ये देखिए इनिशियल मोमेंटम M1 V1 के इक्वल है, आप सिंपली लिखेंगे M1 V1। सो ये आपको फर्स्ट इक्वेशन मिल चुकी है M1 मैथ के लिए। सेकेंड इक्वेशन देखिए, ड्यू टू मैथ M2 मैथ के लिए आप अगेन से उसी रिजल्ट को यूज करेंगे। अब M2 मैथ के ऊपर M1 ने जो फोर्स लगाई है दैट इज इक्वल टू F, तो आप सिंपली इसको लिखेंगे F मल्टीप्लाई बाय टाइम इक्वल्स, अब फाइनल मोमेंटम ऑफ M2 माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ M2, तो आप इसको लिखेंगे M2, अब VF फाइनल मोमेंटम फाइनल वैल्यू जो है वेलोसिटी की M2 की वो V2 प्राइम है, माइनस इसी तरह MVI आपने लिखना है, यानी कि M2 की इनिशियल वेलोसिटी दैट इज V2। सो इस तरह से आपको ये एक सेकंड रिजल्ट मिल गया। सिंपली आपने करना ये है कि इन दोनों इक्वेशंस को ऐड अप कर दीजिए, तो बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड कर दीजिए, लेफ्ट साइड में ऐड हो जाएगी, तो ये रिजल्ट कुछ यूं बन जाएगा। देखिए इन दोनों में से T वैल्यू कॉमन भी आ रही है, तो T वैल्यू आप कॉमन ले लीजिए, बाकी इनसाइड बच गया F प्राइम प्लस F, राइट हैंड साइड देखिए M1 V1 प्राइम माइनस M1 V1, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड प्लस ये वाली लेफ्ट हैंड साइड आप लिखेंगे, सो दैट इज M2 V2 प्राइम माइनस M2 V2। अब आप जरा लेफ्ट हैंड साइड को देखिए जिसमें F प्राइम प्लस F लिखा हुआ है, और इसको हमने ऑलरेडी वेरीफाई किया हुआ है कि इन दोनों का जो सम है ये 0 के इक्वल आएगा। एज अ रिजल्ट ये वाली जो साइड है ये 0 हो जाएगी। राइट हैंड साइड में ये सारी वैल्यूज हम अगेन से लिख लेते हैं, माइनस M1 V1 प्लस M2 V2 प्राइम माइनस M2 V2। अब आप देखिए जो राइट हैंड साइड में नेगेटिव वेरिएबल्स हैं इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करवा दीजिए, तो देखिए हमारा रिजल्ट अरेंज होके सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखिए नेगेटिव M1 V1 इस साइड पे आएगा तो M1 V1 प्लस का हो जाएगा, इसी तरह ये भी नेगेटिव है, ये भी प्लस में कन्वर्ट हो गया। राइट हैंड साइड जरा देखिए, ये प्राइम फैक्टर्स M1 V1 प्राइम माइनस प्लस के साथ ये आ रहा है M2 V2 प्राइम। सो डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए कि जो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दैट इक्वेशन है जो हमने ऑब्टेन की है ये उसी तरह से रिप्रेजेंट कर रही है इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम को। ये देखिए बगैर एरो हेड के अगर आप देखें तो M1 V1 ये इनिशियल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट सिस्टम, ये इसी तरह ये भी इनिशियल मोमेंटम ऑफ सेकंड सिस्टम जो कि हमने बॉल्स ली हुई है, और फाइनली अगर आप देखें तो ये प्राइम के साथ M1 V1 प्राइम M2 V2 प्राइम, तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। वेक्टोरियली आप प्लेस कीजिएगा इसको क्योंकि ये वेक्टर नोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो दैट्स हाउ हम सिंपली जस्टिफाई कर सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है उसका टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। लेट्स से आपको यहाँ से एक एमसीक्यू पूछा जाता है, वो कहते हैं कि अगर सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो आप उसका चेंज इन मोमेंटम बताइए। एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम देखने जा रहे हैं कि इफ नो एक्सटर्नल force is acting on the system, then change
इन मोमेंटम इज इक्वल टू। सो आपको मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे दिए जा सकते हैं। एमसीक्यू की स्टेटमेंट जरा दोबारा से देख लीजिए। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो चेंज इन मोमेंटम बताइए क्या होगा। जरा देखिए बच्चों, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, ये गिवन है सिचुएशन, हमने ये पढ़ा हुआ है कि फोर्स एक्सटर्नल मल्टीप्लाई बाय टी ये इक्वल होता है चेंज इन मोमेंटम के। सो अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, यहाँ पे जीरो आ जाएगा। सो चेंज इन मोमेंटम का आंसर भी आपको जीरो मिलेगा। तो आपने इस केस में जो ऑप्शन पिक करना है, लेट्स से ए बी सी डी को 4 ऑप्शंस है, तो जीरो वाला ऑप्शन राइट कंसिडर होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल हो चुका है। इसको आप अच्छे से रिकॉल करके अगेन एंड अगेन देखिए, और जहाँ पे अगर आपको कोई मुश्किल पेश आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।